Hello everyone, I welcome you all to Edify Planet. My name is Nupur. So, talking about time, spoken English lesson 1. ये है स्पोकन इंग्लिश की क्लास या कि वीडियो जिस पर हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस को इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपको बात टाइम की करनी है तो किस किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास रेडी होने चाहिए ताकि आप इजीली उनको यूज कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलने में क्या होती है, हम अक्सर ही ऐसा होता है ना कि आपके पास इनफ नॉलेज ऑफ वोकेबलरी होता है, मतलब आपको अच्छे से वोकेबलरी आती है जितनी की ज़रूरत है। आप सेंटेंस को फ्रेम भी कर लेते हैं, मतलब आपको टेंस, वॉइस और जो भी ज़रूरतें हैं टेंस को सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए उतना ग्रामर आपको आता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात की है, क्योंकि आपके पास रेडीमेड सेंटेंसेस नहीं होते हैं। जी हाँ, मैंने कहा रेडीमेड सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑल ऑफ सडन सोचेंगे कि आप उसी टाइम पर जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम पर आप ट्रांसलेट करके सेंटेंस बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे माइंड ट्रांसलेट करने पर नहीं बल्कि नर्वस होने पर ज़्यादा फोकस करता है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, पहले ही पसीना आने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तो अगर इस सिचुएशन में आपके पास रेडीमेड सेंटेंसेस होंगे जिसकी प्रैक्टिस आपने पहले से की हुई होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो आगे आपको ऐसे ही लेसन्स मिलेंगे। ये है लेसन 1। आगे भी लेसन्स में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्कस करेंगे जिसमें कि जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेस हैं उस तरीके के सेंटेंसेस को लेकर के देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस बन सकते हैं, ताकि जब वो सिचुएशन एक्चुअली में आपके साथ हो तो आप उन सेंटेंसेस को यूज कर पाएँ। तो देखिए, ओके, तो इसमें आपका टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट है या कि इसमें जो 2 सेंटेंस लिखे हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस के। ये मैंने क्यों लिया है? अभी मैंने लास्ट में 4 वीडियोस अपलोड किए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पर। तो अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ा है या कि आपको कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, तभी तो समझ में आएगा कि आपने कितना सीखा है। देखिए, आप चाहे जितनी भी ग्रामर सीख लें पर उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है? उसका एप्लीकेशन ये है कि आप इंग्लिश बोल पाएँ। बोलने के लिए आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही तरह के ट्रांसलेशन आने चाहिए, है ना? क्योंकि ग्रामर का मतलब क्या है, ग्रामर हम क्यों सीखते हैं? ताकि हम सही इंग्लिश सीख सकें। क्या हमने कभी सोचा है हिंदी में ग्रामर के बारे में? नहीं, क्योंकि हमें हिंदी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, हमें पता है कि हम सही बोल रहे हैं। तो बस आपको इंग्लिश में भी ग्रामर का उतना ही रोल रखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ग्रामर काफ़ी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। करेक्ट इंग्लिश अगर सीखना है तो चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, उन्हें ग्रामर आनी चाहिए। पर ग्रामर का यूज़ तो तभी तक है ना, उसका लिमिट तो वही है कि आपसे इंग्लिश पढ़ते बनने लग जाए, क्या लिखा हुआ है आप वो समझ जाएं, आप अपने से लिख सकें, अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकें, वही तो यूज है ना उसका। तो देखिए, ये दोनों सेंटेंस मैं पढ़ती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ, होप करती हूँ कि आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहला सेंटेंस है, अगर सुमित आज यहाँ होता, कॉमा, तो वह गुरुवार को हमारे साथ कॉलेज जाता। है ना? यहाँ पर गुरुवार से मतलब है अगले गुरुवार, नेक्स्ट जो आने वाला है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का कंडीशनल है? या वो 4 टाइप्स है, 0, 1, 2 और 3, या कि ये मिक्स कंडीशनल है? देखिए, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आपको ये देखना है कि जो कंडीशनल क्लॉज है, मतलब इफ़ क्लॉज, वो कौन से टेंस का है, और जो दूसरा है मेन क्लॉज जिसे हम रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं, वो कौन से टेंस का है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आप चार्ट के माध्यम से, जो कि मैंने वीडियो में बताया है,
तो उस चार्ट का यूज करके आप इस सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। अगर मैंने पिछले सोमवार को, ध्यान दीजिएगा, पिछले सोमवार को अच्छे से पढ़ाई की होती, है ना, पिछले सोमवार को मतलब वो सोमवार जो कि बीत गया है, तो मैं इस सेंटेंस को आज अनुवाद कर सकता। आई होप आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका ट्रांसलेट करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एक ऐसा ही वीडियो लेकर मैं आऊँगी जिसमें कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें, या कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब टाइम की बात आएगी तो कैसे कैसे सेंटेंसेस को हम लेंगे। देखिए, आपकी घड़ी में क्या समय है, ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस। आपको पूछना है किसी से भी। देखिए, अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं, अभी तो खैर स्टार्टिंग है, आपको बाद में अच्छे सेंटेंसेस भी मिलेंगे, तो लगता है कि नहीं नहीं ये सब तो मुझे आता है। बस प्रॉब्लम वहीं पर है, हम इजी जो चीज़ें होती हैं ना, आसान चीज़ें, उस पर फोकस ही नहीं करना चाहते हैं। लगता है कि इस पे क्या है, ये तो मुझे सब कुछ आता है। पर ट्रस्ट मी, इजी सेंटेंसेस से, इजी वोकैब से भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो आप फोकस करें, पेन और पेपर के साथ वीडियो देखें। ओके, आपकी घड़ी में क्या समय है। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपकी घड़ी में क्या बजा हुआ है, ये क्या आप उसको और किस तरह से पूछ सकते हैं कि अभी क्या समय है। एक सेंटेंस को जिस तरीके से हम हिंदी में कई तरीके से पूछ सकते हैं या कि बोल सकते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, आपकी घड़ी में क्या समय है। आप अपना ट्रांसलेशन लिखिए इससे पहले कि आपको आंसर मिले। ओके, तो देखिए, इस पर मैंने इस सेंटेंस को 4 टाइप्स के सेंटेंसेस का यूज करके एक ही बात को कहा है। कैसे? फर्स्ट है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली वॉच वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। लेकिन अगर आप इतना भी कहते हैं, व्हाट इज द टाइम, तो भी सेम बात ही कन्वे होती है कि आप उनकी घड़ी का ही समय पूछ रहे हैं। क्या कोई और चीज़ समय बताती है? नहीं। तो ये जो वॉच है ना, ये अंडरस्टूड है और आप उसी पर्सन से पूछ रहे हैं, इसलिए योर भी अंडरस्टूड है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप एक ही बात को कई तरीके से बोल सकते हैं। तो बोलते समय आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आएगा आप उसको इमीडिएटली बोलें। ओके, सो व्हाट इज़ द टाइम, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, इसको ऐसे एपोस्ट्रॉफी दे करके जो ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट्स द टाइम, ये भी बोल सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम को क्या बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम, उसी तरीके से व्हाट इज़ द टाइम को व्हाट्स द टाइम बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा और पोलाइट होकर के पूछना है, किसी आप एल्डरली पर्सन से पूछ रहे हैं या कि कोई सीनियर से पूछ रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मतलब साउंड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, तो ये ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। ओके, ये लीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है टाइम को पूछने के लिए। ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो अभी आपने टाइम पूछा तो उसका रिप्लाई भी आएगा कि अभी 7:30 बजे हैं। इसका आपको क्या लगता है, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो इसके मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं। देखिए, इट इज़ 7:30 नॉर्मल सेंटेंस है, आई एम श्योर आप सबको आता होगा। ये वाला सेंटेंस देखिए, इट इज़ 7:30। एक्चुअली जो इसका ट्रांसलेशन है ना, वो ये वाला मतलब थोड़ा सा दिखने में भारी भरकम लगता है ना, तो आप
आपका जो ध्यान जाएगा ये टू वाले पे ही जाएगा कि हाँ मुझे ये वाला स्ट्रक्चर सीखना है। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीखिए आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं जब हमारा काम ईजी चीज़ों से हो सकता है। अगर मेरा काम इसे इट्स 7:30 बोलने से होता है तो क्या ज़रूरत है इट इज़ 7:30 बोलने के लिए, जो कि चांसेस है कि हो सकता है कि मैं कोई गलती कर दूं इसको बोलते समय। तो मैं सिर्फ इट्स 7:30 क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि सेम बात कन्वे हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये वाला 7:30 है और ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, क्या कोई बोल सकता है? नहीं। तो स्पोकन इंग्लिश में आपको एक बात ध्यान रखना है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ आपको मैनेज करना है अपने सेंटेंसेस से, बहुत हाई फाई सेंटेंसेस हाई फाई वर्ड के चक्कर पे नहीं भागना है, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर वहीं होती है। ओके, और इसको इट्स 7:30 भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अब टाइम की बात है तो ये सेंटेंस तो आना ही है कि आप कब उठते हैं। आप कब उठते हैं, ये कि आप अपना खाना कब खाते हैं, होता है ना ऐसे सेंटेंसेस। तो अभी हम इसको देखेंगे। अगर कोई आपको उठने का समय जानना चाहता है, आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप अपनी कॉपी पर लिखें। आप कब उठते हैं, क्या जो भी सेंटेंस इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा ना, आपको वो लिखना है। आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा पॉज करके और सोच कर नहीं लिखना है। तो आप देखें कि आपका माइंड कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा कि आप कब उठते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, उठना। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको नॉर्मल वोकैबलरी भी आती है, थोड़ा बहुत टेंस वॉइस का नॉलेज है, मतलब जो एक बेसिक ग्रामर होता है, कोई एडवांस ग्रामर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप सेंटेंस ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट का है। तो क्या हो गया, व्हेन डू यू वेक अप। ये कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस नहीं है। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये सेंटेंसेस के बारे में पता होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमें इनको बोलना होता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें लिख लिख करके। ओके, तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं, व्हेन डू यू वेक अप। एक और तरीका है बोलने का, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। ठीक है, और दोनों बात सेम चीज़ को ही कन्वे करती हैं, सेम सेंटेंस को बताती हैं, दोनों का सेम ही हिंदी मीनिंग है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे तो आप इसे व्हेन के साथ बोलें, चाहे तो आप एट व्हाट टाइम भी अपने सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं सप्ताह के दिनों में 7 बजे उठता हूँ, लेकिन रविवार को 8 बजे उठता हूँ। अगर आपका रिप्लाई ये है, आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको ये बात बताना है कि जब वीकडेज होता है, सप्ताह के दिन मतलब वीकडेज, आप कब उठते हैं, 7 बजे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि संडे को, छुट्टी के दिन को आप 8 बजे उठते हैं। तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे, देखिए इसको दो तरीके से कह सकते हैं। पहला सेंटेंस, आई वेकअप, वेकअप का मतलब उठना है, ठीक है। आई वेकअप एट 7 o'clock ऑन वीकडेज। ओके, मतलब सप्ताह के दिनों में, इसका मीनिंग है मंडे टू सैटरडे। वैसे सैटरडे भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे वीकेंड काउंट होता है, पर ठीक है यहाँ पर आपका मतलब मंडे टू सैटरडे ही है, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली ओनली संडे को बोला है। बट ऑन संडे एट 8 o'clock। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वेकअप एट 7 o'clock ऑन वीकडेज, बट ऑन संडे आई वेकअप एट 8 o'clock। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आपने नोटिस किया? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम ये सेंटेंस को यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखा है ना आई वेकअप, ये यहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर। तो आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रेपिटेशन लाना चाहते हैं, उस बात को बार बार बोलना चाहते हैं कि ये नहीं बोलना चाहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन या कि उसके स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ओके, अब देखिए अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है, मैं आम तौर पर 7 बजे उठता हूँ, लेकिन कभी कभी 8 बजे तक भी उठता हूँ। अगर आपको ये बोलना है
तो इसमें जो आपको वर्ड की इंग्लिश पता होनी चाहिए, वो कौन सा वर्ड है जिस पर फोकस करना है? आमतौर पर। आमतौर पर मतलब ज़्यादातर, है ना, आमतौर पर ज़्यादातर भी बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। यूजली क्या होगी? यूजली। आई यूजली वेक अप एट 7 o'clock बट सम टाइम। हाँ, एक चीज़ और देखना था, कभी कभी। कभी कभी की इंग्लिश भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बट सम टाइम टिल 8 o'clock। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई यूजली वेक अप एट 7 o'clock बट सम टाइम आई वेक अप टिल 8 o'clock। ये देखिए अगेन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? आई वेक अप फिर से बोला। तो जैसे मैंने लास्ट सेंटेंस में बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सेंटेंस बोलने में कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट सेंटेंस। मैं करीब 8 बजे नाश्ता करता हूँ। अगर आपको बताना है किसी को, किसी ने आपसे पूछा कि आप अपना ब्रेकफास्ट कब करते हैं, तो अच्छा आप इसको भी ट्रांसलेट करिए कि आप अपना ब्रेकफास्ट कब करते हैं, क्योंकि ये तो आंसर हो गया कि मैं करीब 8 बजे नाश्ता करता हूँ। तो क्या होगा? एक तो आपको करीब की इंग्लिश पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जो कीवर्ड है, आपको सेंटेंस में कीवर्ड देखना है। कीवर्ड का मतलब है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि जिसकी वोकैबुलरी में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, या कि आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो। ओके, नाश्ता करना इसका वर्ब हो जाएगा। नाश्ता करने के लिए क्या होता है? हैव, टेक, दोनों ही वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्या हो जाएगा इसका? आई टेक ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। अच्छा, तो ये जो हमने अभी क्या देखा था, करीब, लगभग लगभग, है ना, इसको लगभग लगभग भी बोल सकते हैं कि 8 बजे के आसपास मैं नाश्ता करता हूँ। तो 8 बजे के आसपास को दिखाने के लिए आप क्या बोलेंगे? अराउंड। ओके, तो ये पहला सेंटेंस हो गया। देखिए मैंने बताया टेक भी यूज कर सकते हैं आप, हैव भी यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई टेक और आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock, है ना। यहाँ पर क्या इंक्लूड किया है मैंने? माई। तो ये सेंटेंस तीनों का मतलब एक ही है, बस ये बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करना चाहता है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock, कि मैं अपना नाश्ता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस माई को इंक्लूड ही करें, चाहे तो कर भी सकते हैं। तो आप खुद भी सोचें जब आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि उसको और कितने तरीक़ों से कहा जा सकता है। तो जब आपके पास कई तरीके होंगे कहने के लिए, तो बोलते समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नहीं नहीं वो पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने रटा था और मुझे वही बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको समझना है सेंटेंसेस को, रटना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप स्कूल कब पहुंचते हैं? तो पहुंचना की इंग्लिश क्या होगी? देखिए, व्हेन डू यू रीच टू द स्कूल? रीच, तो क्या ये कॉमन वोकैबुलरी नहीं है जो आपको बनती है, आपसे पहले से ही बनती है ना। तो ये क्या हो गया? व्हेन डू यू रीच टू द स्कूल, फर्स्ट सेंटेंस। थोड़ा अगर आप और डिफरेंट वे पे बोलना चाहते हैं तो बाय व्हाट टाइम डू यू रीच टू द स्कूल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये वाला पार्ट है, बाय व्हाट टाइम। व्हेन की जगह आप बाय व्हाट टाइम भी बोल सकते हैं। अगर आपको और दूसरे तरीके से आप इसको कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर टाइमिंग फॉर रीचिंग द स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें और इमेजिन करें कि ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो आप दूसरे सेंटेंसेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब आपको पूछना है आपके प्रिंसिपल स्कूल में कब आते हैं? तो क्या हो जाएगा? व्हेन डज योर प्रिंसिपल कम और रीच टू द स्कूल, सिंपल सेंटेंस था। 9 से थोड़ा पहले, ओके, इंटरेस्टिंग वन। अगर आपको बोलना है कि 9 से थोड़ा पहले ही आ जाते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? अ लिटिल बिफोर 9, क्या हो जाएगा? अ लिटिल बिफोर 9।
और अगर होगा कि 9 के थोड़ा बाद तो क्या हो जाएगा, अ लिटिल, यहाँ पर सिर्फ आपको आफ्टर लगा देना है। ठीक है, तो आपको अपना इमेजिनेशन भी यूज करना है कि आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपने एक सेंटेंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, वो आपके माइंड पे सेट हो गया। अब आप उसको बेस बना करके उसी तरह के दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके विद्यालय में कक्षाएं कब खत्म होती हैं। आप या कि आपके स्कूल में क्लासेस कब तक चलती हैं, यही मतलब है ना इस सेंटेंस का। तो ये देखिए, इसको आप 3 तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे, When do the classes get over? Get over क्या हो गया, अच्छा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है ना ये। गेट ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। इन योर स्कूल, ये क्या आप बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम फॉर योर क्लासेस गेटिंग ओवर। ये भी एक स्ट्रक्चर है, इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। और एक सिंपल तरीका ये भी है, व्हेन डज योर क्लास एंड। यहाँ पर क्लास लगाया है इसलिए यहाँ पर डज आया है ना। अगर क्लासेस हो जाएगा तो यहाँ पर डू आ जाएगा। आई होप आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बेसिक ग्रामर तो पता होगा, तभी आप ये सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको 3 तरीके से, तो यहाँ पर आपको जो कीवर्ड आपके लिए क्या था, गेट ओवर, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि गेट ओवर वर्ड मुझे यूज नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप सिंपली एंड वर्ड यूज करें। एंड मतलब समाप्त होना, ठीक है। या कि आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आपकी क्लास कितने समय की होती है। सेम जो अभी हमने पिछले सेंटेंस देखा उसी को आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि आपकी क्लास कितने समय की होती है। तो जो इसमें कीवर्ड है वो क्या है, कितना समय, है ना। अगर आपको इसकी इंग्लिश आ गई तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट, हाउ लॉन्ग इज़ योर क्लास। हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय की है, ये कीवर्ड है, इसको आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। दूसरा है हाउ लॉन्ग योर क्लास इज़ फॉर। ठीक है, ये क्या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग इज़ योर क्लास फॉर। यहाँ पर इज हटा दीजिए, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये हम कभी बात करेंगे। अभी बस आप इतना ही ध्यान रखिए, ये प्रेपोजिशन का एक रूल होता है कि हाउ लॉन्ग इज़ योर क्लास फॉर, आपकी क्लास कितनी देर की है। ठीक है, इज़ यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर लॉन्ग और योर के बीच में। दूसरा है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास। ये सेंटेंस आई थिंक सिंपल लगा होगा आपको क्योंकि ड्यूरेशन एक नॉर्मल वर्ड है। तो ये तीनों ही तरीके के सेंटेंस आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, इसके बाद ये सेंटेंसेस आपके अपने हो जाएंगे। फिर आप जिम किस समय जाते हैं, ये जो किस समय है इसका ये है कीवर्ड। तो क्या हो जाएगा, एट व्हाट टाइम, अभी हमने पीछे सीखा था ना एट व्हाट टाइम। या कि कब जाते हैं तो भी बोल सकते हैं, व्हेन भी यूज कर सकते हैं, है ना। एट व्हाट टाइम की जगह अगर आप व्हेन से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर टाइमिंग फॉर जिम। ये भी सेम बात को ही कन्वे कर रहा है कि आप जिम किस समय पर जाना चाहते हैं, जाते हैं। अब ये देखिए, ये एक अच्छा सेंटेंस है, आज मुझे सामान्य समय से 20 मिनट पहले निकलना है। आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, आपका जो नॉर्मल टाइम है, ठीक है, आप मान लेते हैं 4:20 पे निकलते हैं वहाँ से। 4:20 पे जब आप निकलते हैं ये आपका नॉर्मल टाइम है। आज आप कह रहे हैं कि मुझे 4 o'clock पे ही निकलना, आज मुझे 4 बजे ही निकल जाना है। तो इस सेंटेंस का मतलब तो ये भी हुआ ना कि आज मुझे रोज़ के टाइम से, लेकिन सामान्य टाइम से 20 मिनट पहले निकलना है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आज मुझे 4 बजे निकलना है, तो वो उसका ट्रांसलेशन अलग होगा। लेकिन हम किसका देखेंगे कि आज मुझे सामान्य समय से 20 मिनट पहले निकलना है। तो आप पहले अपनी कॉपी में इसका ट्रांसलेशन खुद लिखें, उसके बाद ही देखें कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। ओके, ये देखिए, टुडे आई हैव टू लीव 20 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना,
ये वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? कॉपी में लिख लिख कर 2-3 बार लिखना है, 1-2 बार बोल कर के प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये सेंटेंस आपका अपना होगा। तो देखिए, आई हैव टू, कंपल्शन शो हो रहा है ना एक, तो हैव टू, आई हैव टू लीव। अगर आपको आई हैव टू नहीं बोलना है तो आप नीड टू भी बोल सकते हैं। आई नीड टू लीव। ये कि आप वॉन्ट टू भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, मैं जाना चाहता हूँ या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाने की ज़रूरत है। जो मर्जी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझ जाइए कि आप ये कब बोल सकते हैं और किस तरीके का स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। टुडे आई हैव टू लीव 20 मिनट्स अर्लियर। देन क्या बताता है? कंपैरिजन बताता है ना, मतलब आज आपको थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। किससे पहले? यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मतलब सामान्य समय से पहले। यूजुअल टाइम की जगह आप नॉर्मल टाइम भी बोल सकते हैं अगर आपको और बहुत आसान करना है तो। मतलब जो नॉर्मल टाइम जो आपका है उससे आपको 20 मिनट पहले निकलना है। तो पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अर्लियर, है ना। यहाँ पर अर्लियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कंपैरिजन शो करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री आप यूज करेंगे। फिर इसमें क्या है? आई हैव टू लीव 20 मिनट्स बिफोर। ओके, ये देखिए, ये सिंपल वाला है। अगर आपको अर्लियर देन ये थोड़ा भारी भरकम लगता है तो यू कैन यूज दिस वन कि बिफोर से आप अपना काम चलाइए। पहले 4 बजे से 20 मिनट पहले निकलना है ना। आई हैव टू लीव 20 मिनट्स बिफोर 4 o'clock, कि 4 बजे से 20 मिनट पहले निकलना। आपका यूजुअल टाइम मान लेते हैं 4 बजे का है तो उससे 20 मिनट पहले निकलना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि 4:20 आपका टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था आपको। यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है ना, यहाँ पर आपका नॉर्मल टाइम 4 o'clock बता रहा है, तो आपको उससे 20 मिनट पहले निकलना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। आज मुझे सामान्य समय से 20 मिनट बाद निकलना है। मान लेते हैं कि अब हमें पहले नहीं बल्कि बाद में निकलना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, टुडे आई हैव टू लीव 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें सिर्फ लेटर। तो पहले के लिए आप यूज करेंगे अर्लियर और बाद के लिए यूज करेंगे लेटर। इसमें क्या है? टुडे आई हैव टू लीव 20 मिनट्स आफ्टर 4 o'clock। देखिए, वहाँ पर हमने बिफोर का यूज किया था, यहाँ पर हमने आफ्टर का यूज किया। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ है। ओके, अब ये देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, आप किस समय पर ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ते हैं? कि कौन सा समय है जब आप बस पकड़ते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? एट व्हाट टाइम। और जहाँ पर भी एट व्हाट टाइम आएगा आप उसको व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। ये अभी हमने पिछले सेंटेंसेस पे देखा है। एट व्हाट टाइम डू यू कैच बस टू द ऑफिस? बस पकड़ना इज द कीवर्ड। ये देखिए, यही वोकैबलरी की मैं बात कर रही थी कि ये आपको छोटे छोटे वोकैबलरी आना चाहिए जो कि आसान होते हैं। बिल्कुल इसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश ना करें। तो ये क्या हो जाएगा? बस पकड़ने के लिए चाहे आप कैच बस बोलें या कि और सिंपल करना है तो आप टेक भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो व्हेन डू यू कैच योर बस टू ऑफिस ऐसा भी बोल सकते हैं, या कि एट व्हाट टाइम डू यू कैच या कि टेक बस टू ऑफिस या कि टू द ऑफिस। इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्पोकन इंग्लिश में कि आप आर्टिकल को थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए, टेंस गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पास्ट का फ्यूचर, फ्यूचर का पास्ट बोल दें। बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, और दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये देखिए, एक ये भी स्ट्रक्चर, इसको भी प्रैक्टिस करिए। व्हाट इज़ योर टाइम फॉर कैचिंग बस? हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है ना। तो इससे मुझे ध्यान आया कि पार्टिसिपल के बारे में हम आगे वीडियोस देखेंगे। ये यहाँ पे पार्टिसिपल का काम करेगा। ओके, हम अभी पार्टिसिपल पे नहीं जाते हैं। बस आप इतना समझिए कि ये भी एक स्ट्रक्चर होता है कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा।
आप फॉर कैच नहीं बोल सकते, आपको फॉर कैचिंग ही बोलना होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तुम्हारा जन्मदिन कब है? ये क्या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। ये कैसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन कौन सी डेट को है। तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वे पे पूछ सकते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हेन इज़ योर बर्थडे? एट विच डेट डू यू, एट विच डेट इज़ योर बर्थडे, ये भी है। एट विच डेट मतलब कौन से डेट पर है तुम्हारा बर्थडे, इसका ये मतलब हुआ ना। आप उसको एकदम डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकते हैं। व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी मतलब यही है कि आप बर्थडे डेट पूछ रहे हैं, या कि आप इसको एक सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर डेट फॉर बर्थडे। तो एक ही सेंटेंस को आपने देखा कि 4 टाइप से पूछा जा सकता है, या कि उसका 4 टाइप से ट्रांसलेशन हमने देखा है। आपके पिताजी का या कि आपके पिता का जन्मदिन कब है, तो सेम स्ट्रक्चर। व्हेन इज़ योर फादर्स बर्थडे, या कि व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर फादर्स बर्थडे। आज कौन सी तारीख है, अक्सर ही ये सेंटेंस मतलब आप पूछ सकते हैं कि आज कौन सी डेट है, आज कौन सी तारीख है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? व्हाट्स द डेट टुडे, है ना, क्वेश्चन मार्क। विच डेट इज टुडे, चाहे आप इसको वर्ड्स के भी साथ बोल सकते हैं, व्हाट इज, ये कि आप विच डेट भी बोल सकते हैं। अब बहुत लोग एकदम पर्टिकुलर होके बोलेंगे नहीं, कौन सी डेट है तो विच डेट ही होगी। आपकी मर्जी, अगर आपको इतना पर्टिकुलर होना है तो आप विच डेट भी बोलिए, पर अगर आप व्हाट्स द डेट टुडे भी बोलते हैं तो सेम बात कन्वे होगी, सामने वाला आपको डेट बता देगा। ठीक है। कितनी तेजी से समय बीत जाता है, अक्सर ही हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कि समय कितनी तेजी से बीत जाता है ना। तो समय के बीतने के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ये है इसका कीवर्ड। तो टाइम के लिए अक्सर ही हम पास वर्ड यूज करते हैं, पास मतलब गुजरना। और कितनी तेजी से, इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कि कितनी तेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ फास्ट। आपको ये हाउ फास्ट इस सेंटेंस में सीखना है। हाउ फास्ट द टाइम पासेस, कितनी तेजी से समय गुजरता है। हाउ फास्ट द टाइम गोज, अगर पास नहीं बोलना है तो गोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर इसमें कीवर्ड जो है वो है, आपने क्या सीखा, फास्ट। अब आप इससे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए जिसमें कितनी तेजी, न कि कितने तेज, ये वाला वर्ड, ये कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो उसमें यूज आए। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि वो कितनी तेजी से भागता है ना, या कि वो कितनी तेजी से अपना होमवर्क कर लेता है। कुछ भी आप अपने सेंटेंसेस बनाइए कितनी तेज का यूज करके, और वहाँ पर भी हाउ फास्ट ही लगेगा, और अकॉर्डिंग टू टेंसेस आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, चाय पीने का समय हो गया है। अगर आपको कहना है कि चाय पीने का समय हो गया है तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, इसमें इतने सारे तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं। इट्स टाइम टू गो फॉर टी, दिस इज़ द टाइम फॉर टेकिंग और हैविंग टी। मैंने बताया कि प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा, है ना। तो चाहे टेक बोलेंगे तो टेकिंग, और हैव बोलेंगे तो हैविंग। सो दिस इज़ द टाइम फॉर टेकिंग और हैविंग टी। ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेट्स गो फॉर टी, ये कि लेट्स गो फॉर द टी, वो भी बोल सकते हैं। आर्टिकल द लग जाएगा यहाँ पे अगर लगाना है तो। बात वही है कि चलो चाय पीने के लिए चलते हैं, ये कि शुड वी गो फॉर टी नाउ, क्या हमें चाय के लिए चलना चाहिए। सारी ये जो जितने भी सेंटेंस अभी हमने देखा, ये एक ही बात को कन्वे करते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट यू फील लाइक हैविंग टी नाउ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी चाय पीना चाहिए। ये कि बात वही है कि चलो चाय पीते हैं। वैसे जो इसमें सबसे फेवरेट सेंटेंस होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट इज़ लेट्स गो फॉर द टी। ओके, अब देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अक्सर ही हम ये सेंटेंस कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है यार, हर चीज़ का एक सही समय होता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो क्या होगा इसका,
पहले आपको खुद लिखना है, ठीक है, उसके बाद ही उसका ट्रांसलेशन देखना है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का समय होता है, या कि आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, वो भी तो वही बात है ना, बस आपको सिचुएशन समझना है, वेट फॉर द राइट टाइम। या कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट टाइम विल कम। हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर सिचुएशन पर देख रहे हैं कि उस सिचुएशन पर आप एक ही सेंटेंस को कैसे डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय आएगा, आप इंतज़ार करो। ये कि हम ये बोल लें कि ठीक है, हर चीज़ का एक समय होता है। तो ये बात बोलने के लिए आप ये 4 टाइप के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। लिख लिख कर इनकी इतनी प्रैक्टिस करिए कि ये कभी आपके माइंड से जाए ही ना। फिर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसमें क्या है कीवर्ड, खोया हुआ समय, है ना। समय तो ठीक है, हमको टाइम पता है, लेकिन खोया हुआ को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस में मैं ध्यान दूंगी और आपको सिखाऊंगी। लेकिन चूंकि ये स्पोकन क्लास है, स्पोकन इंग्लिश का मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पर आप जानिए कि उसको कहेंगे लॉस्ट टाइम, है ना। टाइम कैसा, लॉस्ट मतलब बीता हुआ समय, जो समय बीत गया। तो लॉस्ट टाइम नेवर कम बैक, ये क्या हो गया, ये दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और टाइम को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये लॉस्ट। टाइम कैसा, लॉस्ट मतलब जो बीत गया है समय, वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। कम बैक की जगह देखिए, कम बैक क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब है वापस आना। और कम बैक की जगह आप चाहें तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रिटर्न से। रिटर्न मतलब भी वापस आना होता है। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक होते है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिटर्न बैक। कई लोगों को मैंने सुना वो रिटर्न बैक कहते हैं। अगर आप रिटर्न बोल रहे हैं तो फिर बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मतलब है वापस आना। ओके, लेकिन कम बोल रहे हैं तो कम बैक बोलना ज़रूरी है। अच्छे दिन आएंगे, ये तो वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे, बहुत पहले से, आई थिंक 2014 से। हाँ, मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। अच्छे दिन आएंगे तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, अगर आपको किसी को बोलना है कि यार डोंट वरी अच्छे दिन आएंगे, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, बेटर डेज विल कम, है ना। बेटर डेज मतलब ये सिर्फ बेटर का मतलब से यहाँ पर और अच्छे दिन, तो मतलब सेंस वही है ना कि और अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि अगर आज अच्छे दिन, जो भी दिन है इससे बेहतर आएगा, तो क्या होगा, बेटर डेज विल कम। आप इसको गुड डेज भी बोल सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, सिर्फ अभी अच्छे दिन से, बेहतर से मतलब नहीं। तो दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं कि बेटर डेज विल कम, गुड डेज आर अहेड। या ये जो सेकेंड वाला है ना, ये और अच्छा स्ट्रक्चर है, गुड डेज आर अहेड। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको सिंपल पे सिर्फ पहले बोलना सीखना है, नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करना सीखना है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड डेज आर अहेड, ये कोई बहुत भारी भरकम सेंटेंस नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपका काम इससे चल जाता है तो, ठीक है। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके डेकोरेशन में ध्यान देंगे कि यार पहले एक रूम बनाया, अब इसको पूरी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं, फिर दूसरा रूम बनाएंगे, ऐसा सोचते हैं कि आप, नहीं, पहले पूरा घर बनाने पे ध्यान देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, डेकोरेशन तो बात की चीज़ है। तो बस इंग्लिश में भी आप ऐसा ही सोचिए ना, कि पहले आप सिर्फ अपनी बात को इंग्लिश में कह पाएँ, अच्छे सेंटेंस, अच्छी वोकैबलरी, हाई फाई सेंटेंसेस, हाई फाई वोकैबलरी, ये तो आप बाद में भी सीख जाएंगे। पहले आप सिर्फ अपने आप को इस तरह बनाइए कि आप अपनी पूरी बात को इंग्लिश में कह पाएँ। ओके, अब ये देखिए, अगर आपको ये सेंटेंस पूछना है कि खाना बनने में कितना समय लगेगा, ये तो नॉर्मल रूटीन का सेंटेंस है, हम अक्सर ही मम्मी से पूछते हैं कि माँ अभी और कितना समय लगेगा खाना बनने में, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड क्या है, कितना समय। ये देखिए, इसमें भी क्या है, घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने आपको कहा ना कि आप एक ही मतलब जो कीवर्ड है उनको उठाइए और उससे रिलेटेड दूसरे सेंटेंसेस बनाइए।
देखिए यहाँ पर मैंने खुद ही बना दिया। खाना बनने में कितना समय लगेगा, घर पहुँचने में कितना समय लगेगा, दोनों ही बात है। आप कहीं जा रहे हैं और किसी मान लीजिए रिलेटिव के घर जा रहे हैं अपने फादर के साथ, तो अभी बोल रहे हैं कि अभी उनके घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आपको नहीं पता। तो अगर आपको कितना समय की इंग्लिश पता चल जाए तो आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। आपको पहले खुद ट्रांसलेट करना है, फिर ट्रांसलेशन देखना है। ओके, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग। यस, यहाँ पर आपको ये हाउ लॉन्ग वर्ड जो है ना ये सीखना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक, और दूसरे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच होम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करिए। कितना समय के लिए आप हाउ लॉन्ग वर्ड यूज करेंगे। एक और होता है हाउ मच टाइम। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी राइट इट डाउन। या हाउ मच टाइम, ये भी आप यूज कर सकते हैं। किसकी जगह, हाउ लॉन्ग की जगह। बाकी पूरा स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए लिखकर। फिर देखिए, आप यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको पूछना है कि आप यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे हैं, जवाब है मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप इन दोनों सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये देखिए। तो हाउ लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं, कब से, है ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, वही बात है, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। एक जब समय का आपको दिखाना है, ड्यूरेशन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ, एक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बल्कि उसमें मूवमेंट हो, तो आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। और इसका जवाब क्या है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours। अक्सर ही जिस टेंस में क्वेश्चन होता है जवाब भी उसी में दिया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, आप यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी तो सोचिए कि आप हाउ मच टाइम यूज कर सकते हैं। हाउ मच टाइम हैव यू बीन वेटिंग हियर, वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, बोल देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं। इतना भी स्पोकन इंग्लिश में कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं नहीं आपने बिल्कुल गलत ही बोल दिया, वो आपकी बात कन्वे हो जाएगी। बट थोड़ा अप्रोप्रिएट होगा अगर आप यहाँ पर हाउ लॉन्ग ही यूज करें तो। फिर आते हैं, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अक्सर ये सेंटेंस हमें पूछना होता है। मान लेते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए हैं अपॉइंटमेंट लेकर के, और आपको बताया गया कि 11 बजे आपका समय, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी 12 बजे तक आप वहाँ बैठे हैं और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कब डॉक्टर आने वाले हैं, कब आप उनसे मिलने वाले हैं, या कि कहीं भी आप गए हैं और आप पूछना चाहते हैं कि यार और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, या कि अगर आप ये बोलें कि और कितने मिनट लगेंगे, तो दोनों बातों को कैसे कहा जाएगा, हाउ लॉन्ग। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना ये हाउ लॉन्ग। तो आप इसके लिख करके प्रैक्टिस करिए और हाउ लॉन्ग से रिलेटेड जो सेंटेंसेस उसको बिल्कुल अपना बना लीजिए। सो हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट फॉर, अभी कितना और समय लगेगा, या कि मुझे कितना समय इंतज़ार करना पड़ेगा, दोनों ही इसका मतलब है। अब देखिए, अगर आपको स्पेसिफिकली पूछना है कि इसमें और कितने मिनट लगेंगे या कि और कितने घंटे लगेंगे, तो कैसे पूछेंगे, हाउ मैनी मोर मिनट्स, या कि हाउ मैनी मोर आवर्स, डिपेंड करता है आप क्या पूछ रहे हैं कि और इसमें कितने मिनट लगेंगे। तो आप बोल सकते हैं हाउ मैनी मोर मिनट्स विल इट टेक। अच्छा, थोड़ा और अच्छा बनाना है तो आप रिक्वायर वर्ड भी वो यूज़ कर सकते हैं, हाउ मैनी मोर मिनट विल इट रिक्वायर, या कि विल इट टेक। विल इट टेक नॉर्मल वर्ड है, अच्छा वर्ड है, आप ये स्ट्रक्चर यूज करें। ओके, अब देखिए, जैसे अगर आपको पूछना है कोई भी, आप भोपाल दिल्ली मैंने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, भोपाल से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कीवर्ड। भोपाल से दिल्ली कितनी दूर है, इसमें कितनी दूर, अगर ये इसमें कितना समय और इसमें कितनी दूर, अगर आपको इसकी इंग्लिश पता हो तो मुझे पता है कि आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो क्या होगा, पहले इसका देखेंगे,
भोपाल से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा, तो क्या होगा, अगेन हाउ लॉन्ग। देखा आपने कितना यूजफुल है, हाउ लॉन्ग के ही हम सेंटेंसेस देखते जा रहे हैं। बस आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो टू दिल्ली फ्रॉम भोपाल, भोपाल से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा। तो इसको इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करके आप बोल सकते हैं। कितनी दूर के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, हाउ फार, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम भोपाल। ओके ओके, तो ये हमने अभी तक जो देखा ये थे टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि टाइम से बात करने के लिए अगर आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतने ही सेंटेंसेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर आपने ये स्ट्रक्चर सीख लिया तो ट्रस्ट मी, आप टाइम के बारे में बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक डाउट क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूँगी। मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा है, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन सुने कि उन्होंने पूछा है कि आई वुड बी अ क्रिकेटर को प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में कैसे दिखाएंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया है वुड के यूज में कि वुड का यूज प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को रेफर करता है। तो ध्यान से सुनिए, आई वुड बी अ क्रिकेटर नहीं होगा प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए। यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक वर्ड है आई, क्योंकि देखिए अभी जैसे आपने भी कहा कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। तो क्या आप अपने ऊपर पॉसिबिलिटी लगाएंगे? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में कैसे कैसे सेंटेंसेस होंगे। देखिए जैसे कि कोई भी पर्सन है, अब उसने क्या किया है कि क्रिकेट का बैट रखा है, ठीक है, और उसकी जर्सी पहनी हुई है। अब वो जा रहा है, ये मान लेते हैं ये आप हैं, और ये जो पर्सन है ये जा रहा है यहाँ पर, ये आपसे दूर है, आप लोग काफ़ी डिस्टेंस पे एक दूसरे से खड़े हुए हैं। अब आप देख रहे हैं इसको, इसके पास जर्सी है क्रिकेट की, इसने पहना है, मतलब उसका जो हुलिया है ना, उसका जो पहनावा है वो पूरा क्रिकेटर जैसे, हाथ में बैट है। तो आप कह रहे हैं कि ये कोई क्रिकेटर होगा, आप श्योर नहीं है उसके बारे में, प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, आप जब देख रहे हैं तभी आप सोच भी रहे हैं, ना ये पास्ट की बात है ना ये फ्यूचर की बात है। जब आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि इसने चूंकि ऐसे पहनावा, इसके पहनावे से तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेटर ही होगा। आप श्योर नहीं हैं, हो सकता है कि बस उसने पहन बस लिया हो, पता नहीं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ही वुड बी अ क्रिकेटर, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप इसी टाइम पर देख रहे हैं, इसी टाइम पर सोच रहे हैं और उसी टाइम पर बोल रहे हैं। ये ना पास्ट की बात है और ना फ्यूचर की बात है। जिस पर्सन के बारे में आप बोल रहे हैं वो पर्सन आपके सामने ही खड़ा है, मतलब आपसे थोड़ा दूर है लेकिन है आपके सामने ही। तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही वुड बी अ क्रिकेटर, लेकिन आप आई वुड बी अ क्रिकेटर कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप खुद के बारे में क्या श्योर नहीं होंगे? आप अपने बारे में पॉसिबिलिटी थोड़ी ना लगाएंगे कि मैं क्रिकेटर हो सकता हूँ। तो इंग्लिश में एक बात ज़रूर है कि आपको सिचुएशन भी समझनी होगी, ठीक है। अगर आप सिचुएशन को समझ करके आप सेंटेंस का यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप मैंने डाउट क्लियर किया होगा कि आई वुड बी अ क्रिकेटर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप खुद पर पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ओके, तो थैंक यू।